दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं प्रेमचंद की लिखी हुई कुछ श्रेष्ठ कहानियों का वाचन। इस कड़ी में आज लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी हुई एक कहानी क्रिकेट मैच का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। 1 जनवरी 1935। आज क्रिकेट मैच में मुझे जितनी निराशा हुई मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकता। हमारी टीम दुश्मनों से कहीं ज्यादा मजबूत थी, मगर हमें हार हुई और वे लोग जीत का डंका बजाते हुए ट्रॉफी उड़ा ले गए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ नेतृत्व के लिए योग्यता शर्त नहीं थी। हम नेतृत्व के लिए धन दौलत जरूरी समझते हैं। हिज हाइनेस कप्तान चुने गए। क्रिकेट बोर्ड का फैसला सबको मानना पड़ा, मगर कितने दिलों में आग लगी, कितने लोगों ने हुक्के हाकिम समझकर इस फैसले को मंजूर किया। जोश कहाँ, संकल्प कहाँ, खून की आखिरी बूंद गिरा देने का उत्साह कहाँ। हम खेले और जाहिरा दिल लगाकर खेले, मगर यह सच्चाई के लिए जान देने वालों की फौज न थी। खेल में किसी का दिल न था। मैं स्टेशन पर खड़ा अपना तीसरे दर्जे का टिकट लेने की फिक्र में था कि एक युवती ने, जो अभी कार से उतरी थी, आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया और बोली, आप भी तो इसी गाड़ी से चल रहे हैं मिस्टर जफर। मुझे हैरत हुई कि यह कौन लड़की है और इसे मेरा नाम क्यों कर मालूम हो गया। मुझे एक पल के लिए शक सा हो गया कि जैसे शिष्टाचार और अच्छे आचरण की सब बातें दिमाग से गायब हो गई हूं। सौंदर्य में एक ऐसी शान होती है जो बड़ों बड़ों का सिर झुका देती है। मुझे अपनी तुच्छता की ऐसी अनुभूति कभी न हुई थी। मैंने निजाम हैदराबाद से, हिज एक्सलेंसी वायसराय से, महाराज मैसूर से हाथ मिलाया, उनके साथ बैठकर खाना खाया, मगर यह कमजोरी मुझ पर कभी न छाई थी। बस यहाँ जी चाहता था कि अपनी पलकों से उसके पांव चूम लूं। यह वह सलोनापन न था जिस पर हम जान देते हैं, न वह नजाकत जिसकी कभी लोग कस्में खाते हैं। उस जगह बुद्धि की कांति थी, गंभीरता थी, गरिमा थी, उमंग थी और थी आत्म अभिव्यक्ति की निसंकोच लालसा। मैंने सवाल भरे अंदाज से कहा, जी हाँ। यह कैसे पूछूं कि मेरी आपसे भेंट कब हुई। उसकी बेतकल्लुफी कह रही थी कि वह मुझसे परिचित है। मैं बेगाना कैसे बनूं। इसी सिलसिले में मैंने अपने मर्द होने के फर्ज को अदा कर दिया। मेरे लिए कोई खिदमत? उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, आपसे बहुत से काम लूंगी। चलिए अंदर वेटिंग रूम में बैठे। लखनऊ जा रहे होंगे? मैं भी वही चल रही हूं। वेटिंग रूम आकर उसने मुझे आराम कुर्सी पर बिठाया और खुद एक मामूली कुर्सी पर बैठकर सिगरेट केस मेरी तरफ बढ़ाती हुई बोली, आज तो आपकी बॉलिंग बड़ी भयानक थी, वरना हम लोग पूरी इनिंग से हारते। मेरा ताजुब और बढ़ा। इस सुंदरी को क्या क्रिकेट से भी शौक है? मुझे उसके सामने आराम कुर्सी पर बैठते झिझक हो रही थी। ऐसी बदतमीजी मैंने कभी न की थी। ध्यान उसी तरफ लगा था। तबीयत में कुछ घुटन सी हो रही थी। रगों में वह तेजी और तबीयत में वह गुलाबी नशा न था जो ऐसे मौके पर स्वभावतः मुझ पर छा जाना चाहिए था। मैंने पूछा, क्या आप वही तशरीफ रखती थी? उसने अपना सिगरेट जलाते हुए कहा, जी हाँ, शुरू से आखिर तक। मुझे तो सिर्फ आपका खेल जचा और लोग तो कुछ बेदिल से हो रहे थे और मैं उसके राज समझ रही हूं। हमारे यहाँ लोगों में सही आदमियों को सही जगह पर रखने का मादा ही नहीं है। जैसे इस राजनीतिक पस्ती ने हमारे सभी गुणों को कुचल डाला हो। जिसके पास धन है उसे हर चीज का अधिकार है। वह किसी ज्ञान विज्ञान के साहित्यिक सामाजिक जलसे का सभापति हो सकता है। इसकी योग्यता उसमें हो या न हो। नई इमारतों का उद्घाटन उसके हाथों कराया जाता है। बुनियादें उसके हाथ रखवाई जाती हैं। सांस्कृतिक आंदोलनों का नेतृत्व उसे दिया जाता है। वह कन्वोकेशन के भाषण पढ़ेगा, लड़कों को इनाम बांटेगा। यह सब हमारी दास मनोवृत्ति का प्रसाद है। कोई ताजुब नहीं कि हम इतने नीच और गिरे हुए हैं। जहां हुक्म और अख्तियार का मामला है वहां तो खैर मजबूरी है, हमें लोगों के पैर चुभने ही पड़ते हैं।
मगर जहां हम अपने स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र आचरण से काम ले सकते हैं, वहां भी हमारी जी हजूरी की आदत हमारा गला नहीं छोड़ती। इस टीम का कप्तान आपको होना चाहिए था, तब देखती दुश्मन क्यों बाजी ले जाता। महाराजा साहब में इस टीम का कप्तान बनने की इतनी ही योग्यता है जितनी आप में असेंबली का सभापति बनने की या मुझ में सिनेमा एक्टिंग करने की। बिल्कुल वही भाव जो मेरे दिल में थे, मगर उसकी जबान से निकलकर कितने असरदार और कितने आंख खोलने वाले हो गए। मैंने कहा, आप ठीक कहती हैं, सचमुच यह हमारी कमजोरी है। आपको इस टीम में शरीक न होना चाहिए था, मैं मजबूर था। इस सुंदरी का नाम मिस हेलेन मुखर्जी है, अभी इंग्लैंड से आ रही है। यही क्रिकेट मैच देखने के लिए बम्बई उतर गई थी। इंग्लैंड में उसने डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त की है और जनता की सेवा उसके जीवन का लक्ष्य है। वहाँ उसने एक अखबार में मेरी तस्वीर देखी थी और मेरा जिक्र भी पढ़ा था। तब से वह मेरे लिए अच्छा ख्याल रखती है। यहाँ मुझे खेलते देखकर वह और भी प्रभावित हुई। उसका इरादा है कि हिंदुस्तान की एक नई टीम तैयार की जाए और उसमें वही लोग लिए जाएं जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के अधिकारी हैं। उसका प्रस्ताव है कि मैं इस टीम का कप्तान बनाया जाऊं। इसी इरादे से वह सारे हिंदुस्तान का दौरा करना चाहती है। उसके स्वर्गीय पिता डॉक्टर एन मुखर्जी ने बहुत काफ़ी संपत्ति छोड़ी है और वह उसकी संपूर्ण उत्तराधिकारिणी है। उसका प्रस्ताव सुनकर मेरा सर आसमान में उड़ने लगा। मेरी जिंदगी का सुनहरा सपना इतने अप्रत्याशित ढंग से वास्तविकता का रूप ले सकता है, यह कौन सोच सकता था। अलौकिक शक्ति में मेरा विश्वास नहीं, मगर आज मेरे शरीर का रोआ रोआ कृतज्ञता और भक्ति भावना से भरा हुआ था। मैंने उचित और विनम्र शब्दों में मिस हेलेन को धन्यवाद दिया। गाड़ी की घंटी हुई। मिस मुखर्जी ने फर्स्ट क्लास के 2 टिकट मंगवाए। मैं विरोध न कर सका। उसने मेरा लगेज उठवाया, मेरा हेड खुद उठा लिया और बेधड़क एक कमरे में जा बैठी और मुझे भी अंदर बुला लिया। उसका खानसामा तीसरे दर्जे में बैठी। मेरी क्रिया शक्ति जैसे खो गई थी। मैं भगवान जाने क्यों इन सब मामलों में उसे अगुवाई करने देता था, जो पुरुष होने के नाते मेरे अधिकार की चीज थी। शायद उसके रूप, उसके बौद्धिक गरिमा, उसकी उदारता ने मुझ पर रोब डाल दिया था कि जैसे उसने कामरूप की जादूगरनियों की तरह मुझे भेड़ बना लिया हो और मेरी अपनी इच्छा शक्ति लुप्त हो गई हो। इतनी ही देर में मेरा अस्तित्व उसकी इच्छा में खो गया था। मेरे स्वाभिमान की यह मांग थी कि मैं उसे अपने लिए फर्स्ट क्लास का टिकट न मंगवाने देता और तीसरे ही दर्जे में आराम से बैठता, और अगर पहले दर्जे में बैठना था तो इतनी ही उदारता से दोनों के लिए खुद पहले दर्जे का टिकट लाता। लेकिन अभी तो मेरी क्रिया शक्ति लुप्त हो गई थी। 2 जनवरी सन 1935। मैं हैरान हूँ हेलेन को मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है। और यह सिर्फ दोस्ताना हमदर्दी नहीं है, इसमें मोहब्बत की सच्चाई है। दया में तो इतना आतिथ्य सत्कार नहीं हुआ करता। और रही मेरे गुणों की स्वीकृति, तो मैं अक्ल से इतना खाली नहीं हूँ कि इस धोखे में पड़ूं। गुणों की स्वीकृति ज़्यादा से ज़्यादा एक सिगरेट और एक प्याली चाय पा सकती है। यह सेवा सत्कार तो मैं वही पाता हूँ जहाँ किसी मैच में खेलने के लिए मुझे बुलाया जाता है, तो भी वहाँ भी इतने हार्दिक ढंग से मेरा सत्कार नहीं होता। सिर्फ रस्मी खातिरदारी बरती जाती है। उसने जैसे मेरी सुविधा और मेरे आराम के लिए अपने को समर्पित कर दिया हो। मैं तो शायद अपनी प्रेमिका के सिवा और किसी के साथ इस हार्दिकता का बर्ताव न कर सकता था। याद रहे, मैंने प्रेमिका कहा है, पत्नी नहीं कहा। पत्नी की हम खातिरदारी नहीं करते, उससे तो खातिरदारी करवानी ही हमारा स्वभाव हो गया है, और शायद सच्चाई भी यही है। मगर फिलहाल तो मैं इन दोनों नेमतों में से एक का भी हाल नहीं जानता। उसके नाश्ते, डिनर, लंच में तो मैं शरीक था ही। हर स्टेशन पर मेवे और फल मंगवाती और मुझे आग्रहपूर्वक खिलाती। कहाँ की क्या चीज़ मशहूर है, इसका उसे खूब पता है। मेरे दोस्तों और घर वालों के लिए तरह तरह के तोहफे खरीदे, मगर हैरत यह कि मैंने एक बार भी उसे मना न किया। मना क्यों करता, मुझसे पूछ कर तो लाती नहीं। जब वह एक चीज़ लाकर मोहब्बत के साथ मुझे भेंट करती तो मैं कैसे इनकार करूं।
खुदा जाने क्यों मैं मर्द होकर भी उसके सामने औरत की तरह शर्मिला कब बोलने वाला हो जाता हूं कि जैसे मेरे मुंह में जबान ही नहीं। दिन की थकान की वजह से रात भर मुझे बेचैनी रही। सर में हल्का सा दर्द था, मगर मैंने इस दर्द को बढ़ाकर कहा, अकेला होता तो शायद इस दर्द की जरा भी वाह न करता, मगर आज उसकी मौजूदगी में मुझे उस दर्द को जाहिर करने में मजा आ रहा था। वह मेरे सर में तेल की मालिश करने लगी और मैं खामखा निढाल हुआ जाता था। मेरी बेचैनी के साथ उसकी परेशानी बढ़ती जाती थी। मुझसे बार बार पूछती, अब दर्द कैसा है, और मैं अनबने ढंग से कहता, अच्छा हूं। उसकी नाजुक हथेलियों के स्पर्श से मेरे प्राणों में गुदगुदी होती थी। उसका वह आकर्षक चेहरा मेरे सर पर झुका है। उसकी गर्म सांसें मेरे माथे को चूम रही हैं और मैं गोया जन्नत के मजे ले रहा हूं। मेरे दिल में अब उस पर फतह पाने की ख्वाहिश झकोले ले रही है। मैं चाहता हूं वह मेरे नाज उठाए। मेरी तरफ से कोई ऐसी पहल न होनी चाहिए जिससे वह समझ जाए कि मैं उस पर लट्टू हो गया हूं। 24 घंटे के अंदर मेरी मनस्थिति में कैसे यह क्रांति हो जाती है। मैं क्यों कर प्रेम के प्रार्थी से प्रेम का पात्र बन जाता हूं। वह बदस्तूर उसी तल्लीनता से मेरे सिर पर हाथ रखे बैठी हुई है। तब मुझे उस पर रहम आ जाता है और मैं भी उस एहसास से बरी नहीं हूं, मगर इस मासूकी में आज जो लुप्त आया उस पर आशिकी निछावर है। मोहब्बत करना गुलामी है, मोहब्बत किया जाना बादशाहत। मैंने दया दिखलाते हुए कहा, आपको मेरी वजह से बड़ी तकलीफ हुई। उसने उमक कर कहा, मुझे क्या तकलीफ हुई? आप दर्द से बेचैन थे और मैं बैठी थी। काश यह दर्द मुझे हो जाता। मैं 7वें आसमान पर उड़ा जा रहा था। 5 जनवरी 1935। कल शाम को हम लखनऊ पहुंच गए। रास्ते में हेलन से सांस्कृतिक, राजनीतिक और साहित्यिक प्रश्नों पर खूब बातें हुई। ग्रेजुएट तो भगवान की दया से मैं भी हूं और तब से फुर्सत के वक्त किताबें भी देखता ही रहा हूं। विद्वानों की संगत में भी बैठा हूं, लेकिन उसके ज्ञान के विस्तार के आगे कदम कदम पर मुझे अपनी हीनता का बोध होता है। हर एक प्रश्न पर उसकी अपनी राय है और मालूम होता है कि उसने छानबीन के बाद वह राय कायम की है। उसके विपरीत मैं उन लोगों में हूं जो हवा के साथ उड़ते हैं, जिनको क्षणिक प्रेरणाएं उलट पुलट रख देती हैं। मैं कोशिश करता था कि किसी तरह उस पर अपनी अक्ल का सिक्का जमा दूं, मगर उसके दृष्टिकोण मुझे बेजबान कर देते थे। जब मैंने देखा कि ज्ञान विज्ञान की बातों से मैं उससे न जीत सकूंगा, तो मैंने एबीसीनिया और इटली की लड़ाई का जिक्र छेड़ दिया, जिस पर मैंने अपनी समझ में बहुत कुछ पढ़ा था। और इंग्लैंड और फ्रांस ने इटली पर दबाव डाला है। उसकी तारीफ में मैंने अपनी वाक शक्ति खर्च कर दी। उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आपका यह ख्याल है कि इंग्लैंड और फ्रांस सिर्फ इंसानियत और कमजोर की मदद करने की भावना से प्रभावित हो रहे हैं, तो आपकी यह गलती है। उनकी साम्राज्य लिप्सा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती कि दुनिया की कोई दूसरी ताकत फले फूले। मुसोलिनी वही कर रहा है जो इंग्लैंड ने कितनी ही बार किया है, आज भी कर रहा है। यह सारा बहुरूपियायन सिर्फ एबीसिनिया में व्यावसायिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए है। इंग्लैंड को अपने व्यापार के लिए बाजारों की जरूरत है, अपनी बढ़ी हुई आबादी के लिए जमीन के टुकड़ों की जरूरत है, अपने शिक्षितों के लिए ऊंचे पदों की जरूरत है। तो इटली को क्यों न हो? इटली जो कुछ कर रहा है ईमानदारी के साथ एलानिया कर रहा है। उसने कभी दुनिया के सब लोगों के साथ भाईचारे का डंका नहीं पीटा, कभी शांति का राग नहीं आलापा। वह तो साफ कहता है कि संघर्ष जीवन का लक्षण है। मनुष्य की उन्नति लड़ाई के ही जरिए होती है। आदमी के अच्छे गुण लड़ाई के मैदान में ही खुलते हैं। सबकी बराबरी के दृष्टिकोण को वह पागलपन कहता है। वह अपना शुमार भी उन्हें बड़ी कौमों में करता है जिन्हें रंगीन आबादियों पर हुकूमत करने का हक है। इसलिए हम उसकी कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं। इंग्लैंड ने हमेशा धोखेबाजी से काम लिया है, हमेशा एक राष्ट्र के विभिन्न तत्वों में भेद डालकर या उनके आपसी विरोधों को राजनीति का आधार बनाकर उन्हें अपना पिछलग्गू बनाया है। मैं तो चाहती हूं कि दुनिया में इटली, जापान और जर्मनी खूब तरक्की करें और इंग्लैंड का आधिपत्य टूटे। तभी दुनिया में असली जनतंत्र और शांति पैदा होगी। वर्तमान सभ्यता जब तक मिट न जाएगी, दुनिया में शांति का राज्य न होगा।
कमजोर कौमों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। उसी तरह जिस तरह कमजोर पौधों को सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका अस्तित्व स्वयं उनके लिए कष्ट का कारण है, बल्कि इसलिए कि वही दुनिया के इस झगड़े और रक्तपात के लिए जिम्मेदार है। मैं भला क्यों इस बात से सहमत होने लगा? मैंने जवाब तो दिया और इन विचारों को इतने ही जोरदार शब्दों में खंडन भी किया, मगर मैंने देखा कि इस मामले में वह संतुलित बुद्धि से काम नहीं लेना चाहती या नहीं ले सकती। स्टेशन पर उतरते ही मुझे यह फिक्र सवार हुई कि हेलन को अपना मेहमान कैसे बनाऊं। अगर होटल में ठहराऊं तो भगवान जाने अपने दिल में क्या कहे, अगर अपने घर ले जाऊं तो शर्म मालूम होती है। वहां ऐसी रुचि संपन्न और अमीरों जैसे स्वभाव वाली युवती के लिए सुविधा की क्या सामग्रियां हैं। यह संयोग की बात है कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलने लगा और पढ़ना लिखना छोड़ छोड़कर उसी का हो रहा और एक स्कूल का मास्टर हूँ, मगर घर की हालत बदस्तूर है। वही पुराना अंधेरा टूटा फूटा मकान, तंग गली में वही पुराने रंग ढंग, वही पुराना ठच्चर। अम्मा तो शायद हेलेन को घर में कदम ही न रखने दे, और यहाँ तक नौबत ही क्यों आने लगी। हेलेन खुद दरवाजे से ही भागेगी। काश आज अपना मकान होता, सजा सवरा, मैं इस काबिल होता कि हेलेन की मेहमानदारी कर सकता। इससे ज्यादा खुशनसीबी और क्या हो सकती थी। लेकिन बेसरो सामानी का बुरा हो। मैं यही सोच रहा था कि हेलेन ने कुली से असबाब उठवाया और बाहर आकर एक टैक्सी बुला ली। मेरे लिए इस टैक्सी में बैठ जाने के सिवाय दूसरा चारा ही क्या बाकी रह गया था। मुझे यकीन है अगर मैं उसे अपने घर ले जाता तो उस बेसरो सामानी के बावजूद वह खुश होती। हेलेन रुचि संपन्न है मगर नखरेबाज नहीं है। वह हर तरह की आजमाइश और तजुर्बे के लिए तैयार रहती है। हेलेन शायद आजमाइशों और नागवार तजुर्बों को बुलाती है, मगर मुझ में न यह कल्पना है न वह साहस। उसने जरा गौर से मेरा चेहरा देखा होता तो उसे मालूम हो जाता कि उस पर कितनी शर्मिंदगी और कितनी बेचारगी झलक रही थी। मगर शिष्टाचार का निभा तो जरूरी था। मैंने आपत्ति की। मैं तो आपको अपना मेहमान बनाना चाहता था, मगर आप उल्टा मुझे होटल लिए जा रही हैं। उसने शरारत से कहा, इसलिए कि आप मेरे काबू से बाहर न हो जाएं। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होती कि आपके आतिथ्य सत्कार का आनंद उठाऊं। लेकिन प्रेम ईर्षालु होता है, यह आपको मालूम है। वह आपके इष्ट मित्र आपके वक्त का बड़ा हिस्सा लेंगे। आपको मुझसे बात करने का वक्त ही न मिलेगा, और मर्द आमतौर पर कितने बेमुरौवत और जल्द भूल जाने वाले होते हैं, इसका मुझे अनुभव हो चुका है। मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी अलग नहीं छोड़ सकती। मुझे अपने सामने देखकर तुम मुझे भूलना भी चाहो तो नहीं भूल सकते। मुझे अपनी इस खुशनसीबी पर हैरत ही नहीं, बल्कि ऐसा लगने लगा कि जैसे सपना देख रहा हूं। जिस सुंदरी की एक नज़र पर मैं अपने को कुर्बान कर देता, वह इस तरह मुझसे मोहब्बत का इजहार करे। मेरा तो जी चाहता था किसी बात पर उनके कदमों को पकड़कर सीने से लगा लूं और आंसुओं से तर कर दूं। होटल में पहुंचे। मेरा कमरा अलग था। खाना हमने साथ खाया और थोड़ी देर तक वहीं हरी हरी घास पर टहलते रहे। खिलाड़ियों को कैसे चुना जाए, यही सवाल था। मेरा जी तो यही चाहता था कि सारी रात उसके साथ टहलता रहूं, लेकिन उसने कहा, आप अब आराम करें, सुबह बहुत काम है। मैं अपने कमरे में जाकर लेट रहा, मगर सारी रात नींद नहीं आई। हेलन का मन अभी तक मेरी आंखों से छिपा हुआ था। हर क्षण वह मेरे लिए पहेली होती जा रही है। 12 जनवरी 1935। आज दिन भर लखनऊ के क्रिकेटरों का जमाव रहा। हेलन दीपक थी और पतंगे उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। यहाँ से मेरे अलावा 2 लोगों का खेल हेलन को बहुत पसंद आया, ब्रिजेंद्र और सादिक। हेलन उन्हें ऑल इंडिया टीम में रखना चाहती थी। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों इस फन के उस्ताद हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह शुरुआत की है उससे तो यही मालूम होता है कि वह क्रिकेट खेलने नहीं, अपनी किस्मत की बाजी खेलने आए हैं। हेलन किस मिजाज की औरत है यह समझना मुश्किल है। ब्रिजेंद्र मुझसे ज्यादा सुंदर है, यह मैं भी स्वीकार करता हूँ। रहन सहन से पूरा साहब है, लेकिन पक्का सोहदा, लोफर। मैं नहीं चाहता कि हेलन उससे किसी तरह का संबंध रखे। अदब तो उसे छू नहीं गया। बदजबान परले सिरे का, बेहुदा गंदे मजाक, बातचीत का ढंग नहीं और मौके महल की समझ नहीं। कभी कभी हेलन से ऐसे मतलब भरे इशारे कर जाता है कि मैं शर्म से सिर झुका लेता हूँ।
लेकिन हेलेन को शायद उसका बाजारूपन, उसका छिछोरापन महसूस नहीं होता। नहीं, वह शायद उसके गंदे इशारों का मजा लेती है। मैंने कभी उसके माथे पर सिकन नहीं देखी। या मैं नहीं कहता कि वह हंसमुखपन कोई बुरी चीज है। न जिंदा दिली का मैं दुश्मन हूं, लेकिन एक लेडी के साथ तो अदब और कायदे का लिहाज रखना ही चाहिए। शादी के एक प्रतिष्ठित कुल का दीपक है, बहुत ही शुद्ध आचरण, यहां तक कि उसे ठंडे स्वभाव का भी कह सकते हैं। बहुत घमंडी, देखने में चिड़चिड़ा, लेकिन अब वह भी शहीदों में दाखिल हो गया है। कल आप हेलेन को अपने शेर सुनाते रहे और वह खुश होती रही। मुझे तो उन शेरों में कुछ मजा न आया। इससे पहले मैंने इन हजरात को कभी शायरी करते नहीं देखा। यह मस्ती कहाँ से फूट पड़ी है। रूप में जादू की ताकत है, और क्या कहो। इतना भी न सूझा कि उसे शेर ही सुनाना है तो हसरत या जिगर या जोश के कलाम से दो चार शेर याद कर लेता। हेलेन सबका कलाम पढ़ थोड़े ही बैठी है, आपको शेर कहने की क्या जरूरत। मगर यही बात उनसे कह दूं तो बिगड़ जाएंगे, समझेंगे मुझसे जलन हो रही है। मुझे क्यों जलन होने लगी? हेलेन की पूजा करने वालों में एक मैं ही हूं। हाँ, इतना जरूर चाहता हूं कि वह अच्छे बुरों की पहचान कर सके। हर आदमी के बेतलकुफी मुझे पसंद नहीं, मगर हेलेन की नजरों में सब बराबर है। वह बारी बारी से सबसे अलग हो जाती है और सबसे प्रेम करती है। किसकी ओर ज्यादा झुकी है यह फैसला करना मुश्किल है। सादिक की धन संपत्ति से वह जरा भी प्रभावित नहीं जान पड़ती। कल शाम को हम लोग सिनेमा देखने गए थे। सादिक ने आज असाधारण उदारता दिखाई। जेब से वह रुपया निकालकर सबके लिए टिकट लेने गए। मियाँ सादिक, जो इस अमीरी के बावजूद तंग दिल आदमी है, मैं तो कंजूस कहूंगा, हेलेन ने उनकी उदारता को जगा दिया है। मगर हेलेन ने उन्हें रोक लिया और खुद अंदर जाकर सबके लिए टिकट लाई। और यूं भी वह इतनी बेदर्दी से रुपया खर्च करती है कि मियाँ शादी के छक्के छूट जाते हैं। जब तक उनका हाथ जेब में जाता है, हेलन के रुपए काउंटर पर जा पहुंचते हैं। कुछ भी हो, मैं तो हेलन के स्वभाव ज्ञान पर जान देता हूं। ऐसा मालूम होता है वह हमारी फरमाइशों का इंतजार करती रहती है और उनको पूरा करने में उसे खास मजा आता है। सादिक साहब को उसने अलग भेंट कर दिया, जो यूरोप के दुर्लभ चित्रों की अनुकृतियों का संग्रह है और जो उसने यूरोप की तमाम चित्रशालाओं में जाकर खुद इकट्ठा किया है। उसकी आंखें कितनी सौंदर्य प्रेमी हैं। विजेंद्र जब शाम को अपना नया सूट पहनकर आया, जो उसने अभी सिलाया है, तो हेलन ने मुस्कुराकर कहा, देखो कहीं नजर न लग जाए तुम्हें, आज तो तुम दूसरे यूसुफ बने हुए हो। ब्रिजेंद्र बाग बाग हो गया। मैंने जब लय के साथ अपनी ताजा गजल सुनाई तो वह एक एक शेर पर उछल उछल पड़ी। अद्भुत काव्य मर्मज्ञ है। मुझे अपनी कविता रचना पर इतनी खुशी कभी न हुई थी। मगर तारीफ जब सबका भुलावा हो जाए तो उसकी क्या कीमत। मियाँ शादी को कभी अपनी सुंदरता का दावा नहीं हुआ। भीतरी सौंदर्य से आप जितने मालामाल हैं, बाहरी सौंदर्य में उतने ही कंगाल। मगर आज शराब के दौर में जो ही उनकी आंखों में सुर्खी आई, हेलन ने प्रेम से पगे हुए स्वर में कहा, भाई तुम्हारी ये आंखें तो जिगर के पार हुई जाती हैं। और सादिक साहब उस वक्त उसके पैरों पर गिरते गिरते रुक गए। लज्जा बाधक हुई। उनकी आंखों की ऐसी तारीफ शायद ही किसी ने की हो। मुझे कभी अपने रंगरूप चाल ढाल की तारीफ सुनने को नहीं मिला था। मैं यह भी जानता हूं कि हेलन को यह सब सत्कार कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन अब मुझे भी यह बेचैनी होने लगी कि देखो मुझ पर क्या इनायत होती है। कोई बात न थी, मगर मैं बेचैन रहा। जब मैं शाम को यूनिवर्सिटी ग्राउंड से खेल की प्रैक्टिस करके आ रहा था तो मेरे ये बिखरे हुए बाल कुछ और ज्यादा बिखर गए थे। उसने आसक्त नेत्रों से देखकर फौरन कहा, तुम्हारी इन बिखरी हुई जुल्फों पर निसार होने को जी चाहता है। मैं निहाल हो गया। दिल में क्या क्या तूफान उठे कह नहीं सकता। मगर खुदा जाने क्यों हम तीनों में से एक भी उसकी किसी अंदाज या रूप की प्रशंसा शब्दों में नहीं कर पाता। हमें लगता है कि हमें ठीक शब्द नहीं मिलते। जो हम कुछ कह सकते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रभावित है। कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती। 1 फरवरी 1935 हम दिल्ली आ गए। इसी बीच में मुरादाबाद, नैनीताल, देहरादून वगैरह जगहों के दौरे किए गए, मगर कहीं कोई खिलाड़ी न मिला।
अलीगढ़ और दिल्ली से कई अच्छे खिलाड़ियों के मिलने की उम्मीद है, इसलिए हम लोग वहाँ कई दिन रहेंगे। 11 पूरी होते ही हम लोग बम्बई आ जाएंगे और वहाँ 1 महीने प्रैक्टिस करेंगे। मार्च में ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ से रवाना होगी। तब तक वह हिंदुस्तान में सारे पहले से निश्चित मैच खेल चुकी होगी। हम उससे आखिरी मैच खेलेंगे और खुदा ने चाहा तो हिंदुस्तान की सारी शिकस्तों का बदला चुका देंगे। सादिक और विजेंद्र भी हमारे साथ घूमते रहे। मैं तो न चाहता था कि ये लोग आए, मगर हेलेन को शायद प्रेमियों के जमघट में मजा आता है। हम सब के सब एक ही होटल में हैं और सब हेलन के मेहमान हैं। स्टेशन पर पहुंचे तो सैकड़ों आदमी हमारा स्वागत करने के लिए मौजूद थे। कई औरतें भी थी, लेकिन हेलन को न मालूम क्यों औरतों से आपत्ति है। उनकी संगत से भागती है, खासकर सुंदर औरतों की छाया से भी दूर रहती है। हालांकि उसे किसी सुंदरी से जलने का कोई कारण नहीं है। यह मानते हुए भी कि हुस्न उस पर खत्म नहीं हो गया है, उसमें आकर्षण के ऐसे कई तत्व मौजूद हैं कि कोई परी भी उसके मुकाबले में खड़ी नहीं हो सकती। नक्श सीखी तो सब कुछ नहीं है। रुचि का सौंदर्य, बातचीत का सौंदर्य, अदाओं का सौंदर्य भी तो कोई चीज है। प्रेम उसके दिल में है या नहीं खुदा जाने, लेकिन प्रेम के प्रदर्शन में वह बेजोड़ है। दिलजोई और नाजरबरदारी के फन में हम जैसे दिलदारों को भी उससे शर्मिंदा होना पड़ता है। शाम को हम लोग नई दिल्ली की सैर को गए। दिलकश जगह है, खुली हुई सड़कें, जमीन के खूबसूरत टुकड़े, सुहानी राबिसें। उसको बनाने में सरकार ने बेदेग रुपया खर्च किया है और बेजरूरत यह रकम रियाया की भलाई पर खर्च की जा सकती थी, मगर इसको क्या कीजिएगा कि जनसाधारण इसके निर्माण से जितने प्रभावित हैं उतने अपनी भलाई की किसी योजना से न होते। आप 10-5 मदरसे ज़्यादा खोल देते या सड़कों की मरम्मत में या खेती की जांच पड़ताल में इस रुपये को खर्च कर देते, मगर जनता को शान शौकत, धन वैभव से आज भी जितना प्रेम है उतना आपके रचनात्मक कामों से नहीं है। बादशाह की जो कल्पना उसके रोम रोम में घुल गई है वह अभी सदियों तक न मिटेगी। बादशाह के लिए शान शौकत जरूरी है, पानी की तरह रुपया बहाना जरूरी है। किफ़ायत सार या कंजूस बादशाह, चाहे वह एक एक पैसा प्रजा की भलाई के लिए खर्च करे, इतना लोकप्रिय नहीं हो सकता। अंग्रेज मनोविज्ञान के पंडित हैं। अंग्रेज ही क्यों, हर एक बादशाह जिसने अपने बाहुबल और अपनी बुद्धि से यह स्थान प्राप्त किया है स्वभावतः मनोविज्ञान का पंडित होता है। इसके बगैर जनता पर उसे अधिकार क्यों कर प्राप्त होता। खैर, यह तो मैंने यूं ही कहा। मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है शायद हमारी टीम सपना ही रह जाए। अभी से हम लोगों में अनबन होने लगी है। विजेंद्र कदम कदम पर मेरा विरोध करता है। मैं आम कहूँ तो वह अदबकार इमली कहेगा और हेलेन को उससे प्रेम है। जिंदगी के कैसे कैसे मीठे सपने देखने लगा था, मगर विजेंद्र कृतज्ञ स्वार्थी विजेंद्र मेरी जिंदगी तबाह किए डालता है। हम दोनों हेलन के प्रिय पात्र नहीं रह सकते, यह तय बात है। एक को मैदान से हटना पड़ेगा। 7 फरवरी 1935। शुक्र है दिल्ली में हमारा प्रयत्न सफल हुआ। हमारी टीम में 3 नए खिलाड़ी जुड़े, जाफर, मेहरा और अर्जुन सिंह। आज उनके कमाल देखकर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटरों की धाक मेरे दिल से जाती रही। तीनों गेंदें फेंकते हैं। जाफर अचूक गेंद फेंकता है, मेहरा सब्र की आजमाइश करता है और अर्जुन बहुत चालाक है। तीनों गुण स्वभाव के लोग हैं, निगाह के सच्चे अकत। अगर कोई इंसाफ से पूछे तो मैं कहूँगा कि अर्जुन मुझसे बेहतर खेलता है। वह 2 बार इंग्लैंड हो आया है, अंग्रेजी रहन सहन से परिचित है और मिजाज पहचानने वाला भी अव्वल दर्जे का है। सभ्यता और आचार का पुतला। विजेंद्र का रंग फीका पड़ गया। अब अर्जुन पर खास कृपा दृष्टि है और अर्जुन पर फतह पाना मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे तो डर है वह कहीं मेरी राह का रोड़ा न बन जाए। 25 फरवरी 1935। हमारी टीम पूरी हो गई। 2 प्लेयर हमें अलीगढ़ से मिले, 3 लाहौर से और 1 अजमेर से, और कल हम मुंबई आ गए। हमने अजमेर, लाहौर और दिल्ली में वहाँ की टीमों से मैच खेले और उन पर बड़ी शानदार फतह पाई। आज मुंबई की हिंदू टीम से हमारा मुकाबला है और मुझे यकीन है कि मैदान हमारे हाथ रहेगा। अर्जुन हमारी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है और हेलन उसकी इतनी खातिरदारी करती है, लेकिन मुझे जलन नहीं होती। इतनी खातिरदारी तो मेहमान की ही जा सकती है। मेहमान से क्या डर,
मजे की बात यह है कि हर व्यक्ति अपने को हेलन का कृपा पात्र समझता है और उससे अपने नाज उठवाता है। अगर किसी के सिर में दर्द है तो हेलन का फर्ज है कि उसकी मिजाज पुरसी करे, उसके सर में चंदन तक घिसकर लगा दे। मगर उसके साथ ही उसका रोब हर एक के दिल पर इतना छाया हुआ है कि उससे किसी काम की कोई आलोचना करने का साहस नहीं कर सकता। सबके सब उसकी मर्जी के गुलाम हैं। वह अगर सबके नाज उठाती है तो हुकूमत भी हर एक पर करती है। सामियाने में एक से एक सुंदर औरतों का जमघट है, मगर हेलन के कैदियों की जमाल नहीं कि किसी की तरफ देखकर मुस्कुरा भी सके। हर एक के दिल पर ऐसा डर छाया रहता है कि जैसे वह हर जगह पर मौजूद है। अर्जुन ने एक मीस पर यूं ही कुछ नजर डाली थी। हेलन ने ऐसी प्रलय की आंख से उसे देखा कि सरदार साहब का रंग उड़ गया। हर एक समझता है कि वह उसकी तकदीर की मालिक है और उसे अपनी तरफ से नाराज करके वह शायद जिंदा न रह सकेगा। औरों की तो मैं क्या कहूँ, मैंने ही गोया अपने को उसके हाथों बेच दिया है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मुझ में कोई ऐसी चीज खत्म हो गई है जो पहले मेरे दिल में डाह की आग सी जला दिया करती थी। हेलन अब किसी से बोले, किसी से प्रेम की बात करे, मुझे गुस्सा नहीं आता। दिल पर चोट लगती जरूर है, मगर इसका इजहार अकेले में आंसू बहाकर करने को जी चाहता है। वह स्वाभिमान कहाँ गायब हो गया, कह नहीं सकता। अभी उसकी नाराजगी से दिल के टुकड़े हो गए थे कि एकाएक उसकी एक उचटती हुई निगाह ने या एक मुस्कुराहट ने गुदगुदी पैदा कर दी। मालूम नहीं उसमें वह कौन सी ताकत है जो इतने हौसलामंद नौजवान दिलों पर हुकूमत कर रही है। उसे बहादुरी कहूँ, चालाकी और फुर्ती कहूँ, हम सब जैसे उसके हाथों की कठपुतलियां हैं। हम में अपनी कोई शख्सियत, कोई हस्ती नहीं है। उसने अपने सौंदर्य से, अपनी बुद्धि से, अपने धन से और सबसे ज्यादा सबको समेट सकने की अपनी ताकत से हमारे दिलों पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। 1 मार्च 1935। कल ऑस्ट्रेलियन टीम से हमारा मैच खत्म हो गया। 50-50 से कम तमाशाइयों की भीड़ न थी। हमने पूरी इनिंग से उनको हराया और देवताओं की तरह पूजे। हम में से हर एक ने दिलो जान से काम किया और सभी यकसा तौर पर फूले हुए थे। मैच खत्म होते ही शहर वालों की तरफ से हमें एक शानदार पार्टी दी गई। ऐसी पार्टी तो शायद वायसराय के सम्मान में भी न दी जाती होगी। मैं तो तारीफों और बधाइयों के बोझ से दब गया। मैंने 44 रनों में 5 खिलाड़ियों का सफाया कर दिया था। मुझे खुद अपने भयानक गेंद फेंकने पर अचरज हो रहा था। जरूर कोई अलौकिक शक्ति हमारा साथ दे रही थी। इस भीड़ में बम्बई का सौंदर्य अपनी पूरी शान और रंगीनी के साथ चमक रहा था और मुझे दावा है कि सुंदरता की दृष्टि से यह शहर जितना भाग्यशाली है, दुनिया का कोई दूसरा शहर शायद ही हो। मगर हेलेन इस भीड़ में सबकी दृष्टियों का केंद्र बनी हुई थी। यह जालिम महज हसीन नहीं है, मीठी बोलती भी है और उसकी अदाएं भी मीठी हैं। सारे नौजवान परवानों की तरह उस पर मंडरा रहे थे। एक से एक खूबसूरत मन चले और हेलन उनकी भावनाओं से खेल रही थी, उसी तरह जैसे वह हम लोगों की भावनाओं से खेल करती थी। महाराजकुमार जैसा सुंदर जवान मैंने आज तक नहीं देखा। सूरज से रोब टपकता है। उनके प्रेम ने कितनी सुंदरियों को दुख दिया है कौन जाने। मर्दाना दिलकशी का जादू सा बिखरता चलता है। हेलेन उनसे भी वैसी ही आजाद बेतलकुफी से मिली जैसे दूसरे हजारों नौजवानों से। उनके सौंदर्य का, उनकी दौलत का उस पर जरा भी असर न था। न जाने इतना गर्व, इतना स्वाभिमान उसमें कहाँ से आ गया। कभी नहीं डगमगाती, कहीं रोब में नहीं आती, कभी किसी की तरफ नहीं झुकती। वही हंसी मजाक है, वही प्रेम का प्रदर्शन। किसी के साथ कोई विशेषता नहीं, दिलजोई सबकी, मगर उसी बेपरवाही की शान के साथ। हम लोग सैर करके कोई 10 बजे रात को होटल पहुंचे तो सभी जिंदगी के नए सपने देख रहे थे। सभी के दिलों में एक धुकधुकी सी हो रही थी कि देखें जब क्या होता है। आशा और भय ने सभी के दिलों में एक तूफान सा उठा रखा था। गोया आज हर एक के जीवन की एक स्मरणीय घटना होने वाली है। जबकि क्या प्रोग्राम है इसकी किसी को खबर न थी। सभी जिंदगी के सपने देख रहे थे। हर एक के दिल पर एक पागलपन सवार था। हर एक को यकीन था कि हेलन की दृष्टि उस पर है, मगर यह अंदेशा भी हर एक के दिल में था कि खुदा न खास्ता कहीं हेलन ने बेवफाई की
तो यह जान उसके कदमों पर रख देगा। यहां से जिंदा घर जाना कयामत था। उसी वक्त हेलन ने मुझे अपने कमरे में बुला भेजा। जाकर देखता हूं तो सभी खिलाड़ी जमा हैं। हेलन उस वक्त अपनी सरबती बेलदार साड़ी से आंखों में चकाचौंध पैदा कर रही थी। मुझे उस पर झुंझलाहट हुई। इस आम मजमे में मुझे बुलाकर कवायद कराने की क्या जरूरत थी? मैं तो खास बर्ताव का अधिकारी था। मैं भूल रहा था कि शायद इसी तरह उनमें से हर एक अपने को खास बर्ताव का अधिकारी समझता हो। हेलन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, दोस्तों, मैं कह नहीं सकती कि आप लोगों की कितनी कृतज्ञ हूं और आपने मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी आरजू पूरी कर दी। आप में से किसी को मिस्टर रतनलाल की याद आती है? रतनलाल? उसे भी कोई भूल सकता है? वह जिसने पहली बार हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को इंग्लैंड की धरती पर अपने जौहर दिखाने का मौका दिया, जिसने अपने लाखों रुपए इस चीज की नजर किए और आखिर बार बार की पराजयों से निराश होकर वही इंग्लैंड में आत्महत्या कर ली। उसकी वह सूरत अब भी हमारी आंखों के सामने फिर रही है। सबने कहा, खूब अच्छी तरह। अभी बात ही कई दिन की है। आज इस शानदार कामयाबी पर मैं आपको बधाई देती हूँ। भगवान ने चाहा तो अगले साल हम इंग्लैंड का दौरा करेंगे। आप अभी से इस मोर्चे के लिए तैयारियां कीजिए। लुत्फ तो तब है जबकि हम वहां एक मैच भी न हारे, मैदान बराबर हमारे हाथ रहे। दोस्तों, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो काम किया जाता है उसी का नाम जिंदगी है। हम कामयाब वही होते हैं जहां हम अपने पूरे हौसले के साथ काम में लगे हों। वही लक्ष्य हमारा स्वप्न हो, हमारा प्रेम हो, हमारे जीवन का केंद्र हो। हम में और इस लक्ष्य के बीच में कोई और इच्छा न हो, कोई आरजू दीवार की तरह न खड़ी हो। माफ कीजिएगा, आपने अपने लक्ष्य के लिए जीना नहीं सीखा। आपके लिए क्रिकेट सिर्फ एक मनोरंजन है, आपको उससे प्रेम नहीं। इसी तरह हमारे सैकड़ों दोस्त हैं जिनका दिल कहीं और होता है और दिमाग कहीं और वह सारी जिंदगी नाकाम रहते हैं। आपके लिए मैं ज़्यादा दिलचस्पी की चीज़ थी। क्रिकेट तो सिर्फ मुझे खुश करने का जरिया था। फिर भी आप कामयाब हुए। मुल्क में आप जैसे हजारों नौजवान हैं जो अगर किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जीना और मरना सीख जाएं तो चमत्कार कर दिखाएं। जाइए और वह कमाल हासिल कीजिए। मेरा रूप और मेरी रातें वासना का खिलौना बनने के लिए नहीं है। नौजवानों की आंखों को खुश करने और उनके दिलों में मस्ती पैदा करने के लिए जीना मैं शर्मनाक समझती हूँ। जीवन का लक्ष्य इससे कहीं ऊंचा है। सच्ची जिंदगी वही है जहां हम अपने लिए नहीं सबके लिए जीते हैं। हम सब सिर झुकाए सुनते रहे और झल्लाते रहे। हेलन कमरे से निकलकर कार पर जा बैठी। उसने अपनी रवानगी का इंतजाम पहले ही कर लिया था। इसके पहले कि हमारे होश हवास सही हों और हम परिस्थिति समझें, वह जा चुकी थी। हम सब हफ्ते भर तक बंबई की गलियों, होटलों, बंगलों की खाक छानते रहे। हेलन कहीं न थी और ज़्यादा अफसोस यह कि उसने हमारी जिंदगी को जो आइडियल रखा वह हमारी पहुंच से ऊंचा है। हेलन के साथ हमारी जिंदगी का सारा जोश और उमंग खत्म हो गई। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी क्रिकेट मैच का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, और भी किस्से कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे साथ कथा कहानी और उपन्यास के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।